नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि हमने क्वेश्चन पेपर एस्टेट 2019 का जो कंप्यूटर साइंस में आया था उसका सॉल्यूशन मैं वन बाय वन दे रहा हूँ। और इसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं आउट ऑफ 60। तो 10 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में। तो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। जिसने पिछली वीडियो नहीं सुनी है उस वीडियो को सुन ले, जिससे कि आपकी जितनी भी क्वेश्चंस में डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का जो कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा हुआ है कंसिडर ए डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें डायरेक्शन होती है। एक वर्टेक्स सेट दिया हुआ है, टोटल वर्टेक्स दिए हुए हैं और एज सेट दिया हुआ है। एज सेट का मतलब है यहाँ पर ए बी का मतलब है यू कैन मूव फ्रॉम ए टू बी। ये ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है बी टू ए, ये मीनिंग नहीं है। ए बी का मतलब है ए से स्टार्ट करेंगे, सोर्स से स्टार्ट करेंगे और डेस्टिनेशन पे जाएंगे, ठीक है। और बी टू ए इसका मीनिंग नहीं है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ए सी लिख रखा है, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ए टू सी, बी टू सी, बी टू डी, डी टू सी। तो इस तरह से हम ग्राफ को बनाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा वैलिड टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग है। टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग क्या होती है वो मैं ग्राफ को बनाने के बाद मैं क्लियर करूंगा वन बाय वन। तो यहाँ पर पहले ग्राफ बना लेते हैं। टोटल वर्टेक्स कितने दिए हुए हैं, यहाँ पर 4 वर्टेक्स दिए हुए हैं। मैं चारों वर्टेक्स को यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बी सी डी, ठीक है जी। अब वन बाय वन एज को लेते हैं हम। ए बी का मतलब है यू कैन मूव फ्रॉम ए टू बी, ठीक है जी। नेक्स्ट है ए सी, यू कैन मूव फ्रॉम ए टू सी। देन बी सी, यू कैन मूव फ्रॉम बी टू सी। ये ध्यान रखना, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। बी टू सी हम बना चुके हैं। बी टू डी, बी से डी की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। एंड लास्ट है डी सी, यू कैन से डी से स्टार्ट करेंगे और सी की तरफ चलेंगे, ठीक है जी। ये हम डायरेक्टेड ग्राफ बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग निकालने का मेथड क्या होता है कि हमेशा ये उस वर्टेक्स को सिलेक्ट करेगा। टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग का मतलब होता है जहां पर साइक्लिक नहीं होता। टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग तभी निकल सकती है जब वहां पर साइकिल ना हो, ठीक है। तो साइकिल ना होने का मतलब है कि हम हर एक की आउटगोइंग एज देखेंगे। आउटगोइंग एज, सॉरी, इनकमिंग एज कितनी है। यहाँ पर हम हर एक की इनकमिंग एज फाइंड आउट करेंगे। जिसकी भी इनकमिंग एज जीरो है, जिसकी भी इनकमिंग एज जीरो है उसको हम फर्स्ट विजिट करेंगे। दैट इज द मेथड ऑफ द टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग। तो यहाँ पर ए की अगर मैं इनकमिंग एज देखूं, इनकमिंग मतलब इसकी तरफ कौन सी एज आ रही है, कोई भी एज नहीं आ रही, तो इसका जो इनकमिंग एज की वैल्यू है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनकमिंग, ठीक है। इनकमिंग डिग्री या इन डिग्री भी बोल सकते हो आप। दो टाइप की डिग्री होती है डायरेक्शन के अंदर, इन डिग्री और आउट डिग्री। तो हम इन डिग्री फाइंड आउट करेंगे हर एक वर्टेक्स की। तो इन डिग्री ए की कितनी है, 0। बी की इन डिग्री यहाँ पर देखिए ये वाली इन डिग्री आ रही है और कोई नहीं आ रही, तो बी की इन डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। डी की इन डिग्री देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगी, बी से आ रही है। और सी की इन डिग्री हो जाएगी 3, ए से भी आ रही है, बी से भी और डी से भी। तो इस तरह से इन डिग्री हम निकालने के बाद टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग सबसे पहले किसको विजिट करेगा, जिसकी इन डिग्री 0 है। तो 0 इन डिग्री किसकी है, हमारी ए की। तो सबसे पहले हम ए को विजिट करेंगे, ठीक है। दैट इज द सिंपल मेथड जो मैं आपको फाइंड आउट करके बता रहा हूं, जो मैं आपको लॉजिकली आंसर दे रहा हूं इसका। तो सबसे पहले हम इन डिग्री जिसकी भी 0 है उसको हम विजिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे इन डिग्री हमने विजिट कर लिया, मतलब इसको हम फाइनल सॉल्यूशन में ले आ रहे हैं, उसके बाद हम इससे रिलेटेड जितनी भी एजेस हैं उसको डिस्कार्ड कर देंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, ये वाली जो एज है इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पर मैं इरेज कर रहा हूँ, ये वाली जो डिग्री है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद अब देखिए यहाँ पर रिमूव करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट
अब दोबारा से इन डिग्री फाइंड आउट करेंगे। अब बी की इन डिग्री कितनी हो गई है, 1 से हटके बी की इन डिग्री हो गई है 0, डी की इन डिग्री कितनी हो गई है 1 और सी की इन डिग्री 2। ठीक है, दोबारा से इन डिग्री हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखेंगे किसकी इन डिग्री 0 है, तो डिग्री अब बी की इन डिग्री 0 है तो बी को फाइनल सॉल्यूशन में ले आएंगे। ए के बाद क्या आ जाएगा बी। जैसे इसको हमने फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करने के बाद सॉल्यूशन में ले आए तो बी से जितने भी एजिस कनेक्टेड है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम सॉल्यूशन को निकालते जाते हैं एंड देन अगेन हम इन डिग्री फाइंड आउट करेंगे। तो इन डिग्री यहाँ पर इस डी की इन डिग्री कितनी आ गई 0 और सी की इन डिग्री कितनी है 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हो किसकी इन डिग्री 0 है, डी की। तो डी को हम विजिट करेंगे सबसे पहले। जैसे ही हमने विजिट कर लिया उससे रिलेटेड जितनी भी एजिज है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। क्लियर? तो इस टाइप से हम डिस्कार्ड करने के बाद फाइनली हमारे पास एक ही वर्टेक्स बच गया सी। सी की इन डिग्री निकालेंगे 0, तो जैसे ही 0 हो गई तो इसको फाइनल सॉल्यूशन में ले आएंगे। दिस इज द टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग और इसको हम मैच करेंगे। ऑप्शन में हमारा कहाँ मैच कर रहा है, दिस वन। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो कि वैलिड सेट है एग्रीगेट ऑपरेशन इन द एसक्यूएल। तो 5 हमारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। ये एग्रीगेट फंक्शन पूछा हुआ है एसक्यूएल के अंदर। वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है एवरेज, सम, मीन, मैक्स एंड काउंट। ये 5 हमारे ऐसे हैं जो कि एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। तो इन पांचों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखिए, काउंट आया हुआ है, मैक्स आया हुआ है, एवरेज आया हुआ है, सम आया हुआ है। तो चारों के चारों हमारे एग्रीगेट फंक्शन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। आप देख सकते हो सेकंड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्ट आया हुआ है। सिलेक्ट कोई भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता। थर्ड करेक्ट इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर यूनियन आया हुआ है, डिसेंडिंग आया हुआ है, ये एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता। यहाँ पर असेंडिंग, ASC का मतलब है असेंडिंग, ये भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा C++ से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अंदर पूछा हुआ है इनवैलिड स्टेटमेंट कौन सी है। तो देखिए, फ्रेंड फंक्शन ऑफ ए क्लास इज नॉट कंसिडर्ड ए मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। बिल्कुल सही बात है। फ्रेंड फंक्शन जो है इट बिहेव लाइक ए एक्सटर्नल फंक्शन दैट इज नॉट ए इनसाइड ऑफ द फंक्शन, और इनसाइड फंक्शन जो होता है वो मेंबर फंक्शन होता है। ठीक है जी, तो फ्रेंड फंक्शन एक तरह का फ्रेंड कीवर्ड के थ्रू हम जिस भी फंक्शन के आगे लगा देते हैं तो वो फ्रेंड फंक्शन बन जाता है, और दैट इज नॉट ए मेंबर फंक्शन, यू कांट कंसिडर एज ए मेंबर फंक्शन। तो ये हमारी वैलिड स्टेटमेंट है। क्लियर? हमें इनवैलिड निकालना है। मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास कैन बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। बिल्कुल हम आउटसाइड द क्लास हम इसको डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। हम डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन को डिक्लेयर, यू कैन से डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ क्लास कैन बी एक्सेस ओनली बाय स्टैटिक मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। ये बिल्कुल इनवैलिड स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो स्टैटिक मेंबर होते हैं आपके, जैसे कि मान लो एक क्लास है, क्लास ए, उसके अंदर आपने एक स्टैटिक मेंबर लिख दिया स्टैटिक एक्स। ठीक है जी, अब स्टैटिक मेंबर जो होता है वो कोई भी फंक्शन कॉल कर सकता है। मान लीजिए वो जरूरी नहीं है कि वो प्रिंट नाम से कोई फंक्शन है, इसके अंदर हम एक्स को यूज कर सकते हैं। और एक फंक्शन है स्टैटिक, मान लीजिए आउटपुट नाम से, तो इसके अंदर भी हम इस एक्स को यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर स्टैटिक मेंबर है तो दैट कैन बी एक्सेस बाय नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। दोनों फंक्शन के थ्रू हम स्टैटिक मेंबर डाटा मेंबर को एक्सेस करवा सकते हैं। तो यहां पर कह रहा है ओनली बाय द स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ये बिल्कुल इनवैलिड है। ठीक है जी, स्टैटिक डाटा मेंबर इज इनिशियलाइज्ड विद ए 0 ओनली। बिल्कुल स्टैटिक डाटा मेंबर जो होता है वो हमेशा दैट विल बी इनिशियलाइज्ड विद द 0। ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है। और स्टैटिक डाटा मेंबर की प्रॉपर्टी का मीनिंग ये होता है कि इसको हम वन टाइम
मान लीजिए x नाम से कोई भी स्टैटिक मेंबर है, ये जीरो डिफाइन हो गया, सॉरी यहाँ पर असाइन कर दिया हमने। अब जीरो वैल्यू जो है दैट विल बी एक्सेस बाय एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक्सेस कर सकता है x नाम से, जिसको भी कॉल करेंगे तो वो वैल्यू यहीं से ही एक्सेस होगी। ठीक है, कोई चेंज करना है, कुछ भी करना है तो वो इसी लोकेशन पर चेंजेस होंगे। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द स्टैटिक डाटा मेंबर। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये भी आपका वैलिड स्टेटमेंट है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ ये इनकरेक्ट है। ठीक है जी, इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल आया हुआ है, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर में या मैं कहूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी इस टाइप का कंसेप्ट यूज होता है। 3 लेवल मेमोरी हिरार्की यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो 3 लेवल मेमोरी हिरार्की का मतलब है 3 लेवल आपको मेमोरी दी हुई है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है कैशे मेमोरी है, मेन मेमोरी है और वर्चुअल मेमोरी है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कैशे मेमोरी कौन सी होती है। जैसे कि ये हम मान के चलते हैं कैशे मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद मेन मेमोरी, मेन मेमोरी थोड़ी सी बड़ी होती है हमारी कैशे मेमोरी से, और लास्ट में है हमारी वर्चुअल मेमोरी जो कि हम हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं, इस टाइप से सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो कैशे मेमोरी में अगर कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, देखिए कैशे में या तो हिट होगा या मिस होगा। अगर कैशे में हिट हो गया, हिट का मतलब है कैशे में ही मिल गया, तो इसका मतलब है मेन मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी में हम एक्सेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हिट यहीं पर ही हो गया तो हमारा काम चल गया। अगर यहाँ मिस हो गया, मिस होने का मतलब है वो कहाँ जाएगा, मेन मेमोरी में जाएगा। तो इसका टाइम तो लगेगा ही लगेगा, कैशे मेमोरी का तो टाइम लगा ही लगा, क्योंकि टाइम तो लगा उसको ढूंढने में, भले ही उसको वो चीज़ नहीं मिली, मिस हो गया, मगर टाइम तो उसका टाइम टेकन तो होगा ही होगा कैशे मेमोरी के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पर मिस होने का मतलब है कि मेन मेमोरी में ढूंढेगा। यहाँ पर भी दो ही प्रोबेबिलिटी है, या तो हिट होगा या मिस होगा। अगर हिट हो गया तो यहीं पर ही मिल जाएगा, दैट मीन्स इसका मिस टाइम प्लस इसका हिट टाइम दोनों को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई जो भी इसका एक्सेस टाइम है। ठीक है, इन केस मेमोरी में भी मिस हो गया, तो मेमोरी में मिस होने का मतलब है पहले वो कैशे में मिस हुआ, फिर मेन मेमोरी में मिस हुआ, दोनों का टाइम ऐड होगा, फिर उसके बाद वो फाइनली कहाँ देखेगा, वर्चुअल मेमोरी में देखेगा। ठीक है, दिस इज द ओवरऑल 3 लेवल हिरार्की। फर्स्ट लेवल इज द कैशे, सेकंड इज द मेन मेमोरी एंड द थर्ड वन इज द वर्चुअल मेमोरी। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैशे मेमोरी का जो टाइम है टोटल वो कितना है, 5 नैनो सेकेंड। तो कैशे मेमोरी का टाइम है 5 नैनो सेकेंड। मेन मेमोरी में जो टाइम लगता है हमें ढूंढने में वो 100 नैनो सेकेंड लगता है, और इसका जो टाइम दे रखा है वर्चुअल का वो 10 मिली सेकेंड दे रखा है। ध्यान रखना ये जो यूनिट वैल्यू है उसको हमें इक्वल करना होता है, दैट मीन्स ये नैनो वैल्यू दे रखी है, नैनो सेकेंड, ये भी नैनो सेकेंड दे रखा है। तो आंसर देखते हैं हम किस में मांग रहा है, ये नैनो सेकेंड में मांग रहा है आंसर। अगर ये नैनो सेकेंड में मांग रहा है तो इसका मतलब है हमें मिली को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नैनो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि 1 मिली सेकेंड किसके इक्वल होता है, 1 मिली सेकेंड होता है 10⁻³ के। ठीक है, और 1 नैनो सेकेंड किसके इक्वल होता है आपका, 1 नैनो सेकेंड इक्वल होता है आपका 10⁻⁹ के। जब मैं 1 मिली को चेंज करूंगा 1 नैनो में, ठीक है जी, अब 1 मिली की वैल्यू है 10⁻⁻3, 1 नैनो की वैल्यू है 10⁻⁹। जब इसको इक्वल करेंगे, इक्वल कब होगा, जब मैं यहाँ पर 10⁻6 मल्टीप्लाई कर दूंगा तभी तो ये 10⁻⁻3 आ जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻3 की वैल्यू हमें निकालनी थी, क्योंकि 1 मिली सेकेंड होता है 10⁻⁻3 के, 1 नैनो सेकेंड इक्वल होता है 10⁻⁹ के। इसमें ऐसी क्या वैल्यू मैं मल्टीप्लाई करूं जो कि ये 10⁻⁻3 आ जाए। तो 10⁻6 मेरे को करना पड़ेगा, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 6 - 9 इज -3। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 मिली सेकेंड किसके इक्वल है, 10⁻6 के। ठीक है जी, तो 1 मिली सेकेंड 10⁻6, यहाँ पर हमारा ये पता चल गया 1 मिली सेकेंड किसके इक्वल आ गया, 10⁻6 नैनो सेकेंड के। अगर मेरे को नैनो में चेंज करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 मिली की जगह 10⁻6 नैनो सेकेंड पुट अप करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर दे रखा है 10 मिली सेकेंड, तो 10 मिली सेकेंड निकालेंगे
तो 10 का मतलब है 10⁻1, तो यहाँ पर 10⁻1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10⁻1 मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻6 में, ठीक है जी। तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये क्या आ जाएगा 10⁻7 नैनो सेकेंड, ठीक है जी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 10⁻7 नैनो सेकेंड के। क्लियर है? जिसको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से एक बार देख ले, मैंने बहुत क्लियर कट में यहाँ पर जो वैल्यू है वो कैसे चेंज करते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है यहाँ पर, ठीक है जी। अब सब कुछ नैनो सेकंड में आ चुका है तो कोई इशू नहीं है, ये भी नैनो में है, ये भी नैनो में है, ये भी नैनो में। अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है। उसके बाद अगर हीट रेशियो 80% है कैशे की, ठीक है जी, एंड 99.5% है मेन मेमोरी की, तो इसने क्या पूछा हुआ है एवरेज एक्सेस टाइम क्या होगा, ठीक है जी। तो एवरेज एक्सेस टाइम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एवरेज एक्सेस टाइम निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हीट होगा कैशे के अंदर, तो अगर हीट है तो हीट की वैल्यू कितनी दे रखी है 80%, तो 80% का मतलब है 0.8, ठीक है। हीट है तो हीट हो या मिस हो टाइम तो लगेगा ही कैशे मेमोरी का। कैशे मेमोरी का टाइम कितना दे रखा है 5 नैनो सेकेंड, तो 0.8 मल्टीप्लाई 5 प्लस, अगर हीट हो गया तो काम खत्म, नहीं हुआ तो मिस होगा। ये तो हीट हो गया, हीट इन कैशे, ठीक है जी, ये वाला पार्ट हीट इन कैशे। अगर मिस हो गया, मिस इन कैशे, कैशे में नहीं मिला, तो इसका मतलब है 80% हीट रेशियो है, तो कैशे की 20% मिस रेशियो भी तो आ जाएगी। तो 20% मिस मतलब 0.2, ठीक है जी। अब 0.2 तो ये टाइम हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मिस इन कैशे, तो वो कहाँ जाएगा मेन मेमोरी में जाएगा। तो मेन मेमोरी का हीट रेशियो कितना दे रखा है 99.5%, 99.5% का मतलब है 0.995, ठीक है जी। ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ये तो मिस था, कैशे में मिस हुआ तभी तो हमने मेन मेमोरी के अंदर गए हम, ठीक है, तभी तो हम मेन मेमोरी के अंदर यहाँ पर गए हैं। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह से कैलकुलेट करते जाएंगे, और मिस और हिट फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पर देखिए कैसे हम अब फाइनल इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ ये रहा 0.2, ये तो था हमारा मिस इन कैशे, और 0.995 दैट इज द हीट रेशियो इन द मेमोरी, ये हीट इन मेमोरी है, ठीक है जी। अब देखिए एक चीज समझना, 0.2 ये है मिस इन कैशे, तो कैशे का जो टाइम था अभी मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन में, कैशे का जो टाइम है मिस हो या हिट हो टाइम तो लगेगा ही, तो इसका कितना टाइम है 5 प्लस हिट इन मेन मेमोरी, तो मेमोरी का टाइम है 100, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा मेन मेमोरी वाला पार्ट, क्लियर। प्लस इसी के साथ कॉन्टिन्यूस में ये था, उसके बाद ये वाली वैल्यू, देन प्लस, इसके बाद तीसरा यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ प्लस कर रहा हूँ, क्लियर। उसके बाद देखिए अब वर्चुअल मेमोरी में कब आएगा, जब यहाँ पर भी मिस हो गया, कैशे मेमोरी में भी और मेन मेमोरी में भी मिस हो गया, तो मतलब इसका मिस रेशियो कितना था 0.2, ठीक है जी। देन 0.2 इंटू में इसका मिस कितना था, यहाँ पर था मिस 0.995, अगर ये हिट है तो मिस हो जाएगा 0.005, ये ध्यान रखना, ये वैल्यू जरूर ध्यान रखना, ये 0.995 है, ये 0.005 हो जाएगा, ठीक है जी, मल्टीप्लाई। अब देखिए इसका टाइम कितना है 5 प्लस इसका टाइम, ये था हमारा मेन मेमोरी का टाइम, मेन मेमोरी का टाइम है 100 प्लस। अब देखिए वर्चुअल मेमोरी का टाइम, वर्चुअल मेमोरी का टाइम ये वाला लेंगे हम, क्योंकि हम इसको नैनो सेकेंड में चेंज कर चुके हैं 10⁻7, क्लियर। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे हम, मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ इसको, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ इसको करने के बाद अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं हम, किस तरह से कैलकुलेशन आएगी।
ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये चीज़ रब होने के बाद यहाँ पर देखिए अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, 0.8 है मतलब इसको मैं 8/10 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 5 प्लस देखिए 0.2 है, 0.2 को मैं लिख सकता हूँ 2/10 मल्टीप्लाई 995, तो 995 डिवाइड बाय पॉइंट के बाद जितने भी हैं वैल्यू उतने हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 5 प्लस 100 दैट इज 105 प्लस 2/10 मल्टीप्लाई 995 5000 मल्टीप्लाई ये देखिए इसको अगर हम सम अप करें तो 10⁻7 प्लस इसको अगर मैं सम करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। देखिए ये 10⁻7 का मतलब क्या है, 70 3 4 5 6 7, ठीक है जी। अब 100 यहाँ पर ऐड कर देंगे प्लस 5 यहाँ ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 00001, तो 4 जीरो पहले, तो 4 जीरो देन 105 ये वैल्यू आएगी, ठीक है जी। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 4 प्लस देखिए यहाँ पर ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 21 आ जाएगा, ये 2 रह जाएगा, 2 से 2 गया, ठीक है जी। यहाँ 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 199 डिवाइड बाय ये आ जाएगा 200, तो 199 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाय 200 करोगे तो ये वैल्यू जो हमें देगा अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू देगा हमें वो मैं आपको बता देता हूँ कितनी वैल्यू आएगी। ये आएगी 199 मल्टीप्लाई, एक सेकेंड मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, वैल्यू आ जाएगी ये 199 मल्टीप्लाई 21 दैट इज़ 4179, ठीक है जी। 4179 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4179 डिवाइड बाय 200, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 20 पॉइंट, रिजल्ट आ जाएगा इसका 20.895, ठीक है जी। प्लस 4 यहाँ पर था, क्लियर, प्लस इसको जब सोल्व करेंगे तो इसी तरह से ये 5 यहाँ से जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 199, क्लियर। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, फाइनली मैं आपको रिज़ल्ट बता देता हूँ यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेट कर लेना, सारा कुछ मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 100, इसको कैलकुलेट करके जब आप ये सोल्व कर लोगे 1000.105, ठीक है जी। क्योंकि नीचे 3 जो है डॉट है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, ये 995 नहीं होगा, ये 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 5 डिवाइड बाई 1000 था तो यहाँ 5 होगा तो ये 199 नहीं आएगा, तो 5 2 ज़ा 10 और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 1000 रह गया, 1000 को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 100, 4 जीरो आएगी यहाँ पर, ठीक है, 0.105। जब मैं इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू सबको समअप करूँगा तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पर 1000 है, ये 10,000 है, प्लस दिस, तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10,000 अप्रोक्सीमेट, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 10,105 प्लस 20.895 प्लस 4, ठीक है। जब आप इसका सम करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10025.000, सिंपल सम करेंगे हम तो ये वैल्यू आ जाएगी फाइनली। तो इसको मैं कह सकता हूँ, इसने पूछा है क्लोजेस्ट एवरेज एक्सेस टाइम, तो इसके क्लोजेस्ट में एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, दिस वन, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा लेंदी था मगर आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इतना लेंदी नहीं है, बस समझाने में थोड़ा टाइम लगा है मेरे को, क्लियर। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चंस आते हैं, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं आता मगर ये आया हुआ है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कंसेप्ट आता है हमारा, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऐसा आर्किटेक्चर है जो प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इन ए सिस्टम इज ऑर्गेनाइज सो ईच प्रोसेसिंग कंपोनेंट इज डिस्क्रीट एंड कैरी आउट वन टाइप ऑफ डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग को बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन। ठीक है, जो प्रोसेसिंग करेगा इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, और जो डाटा फ्लो हो रहा है इसको बोलते हैं पाइप। पाइप के थ्रू डाटा फ्लो होगा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पाइप एंड फिल्टर। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम से चारों के ऑप्शन का मीनिंग बताया हुआ है, जैसे कि पाइप एंड फिल्टर, रिपोजिटरी, लेयर्ड, क्लाइंट सर्वर, कैसे कैसे हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। क्लाइंट सर्वर आपको पता ही है, क्लाइंट सर्वर में होता क्या है, एक सर्वर होता है, सर्वर जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को। तो यहाँ पर जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है, सर्वर जो है उसको देखता है, उसको मैच करता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको रिप्लाई करता है। दैट इज द मॉडल ऑफ द क्लाइंट सर्वर। तो यहाँ पर पूछा हुआ था कि कैसे कैसे हम वो करेंगे। रिपोजिटरी, रिपोजिटरी क्या होता है? रिपोजिटरी होता है आपका, जैसे कि मान लीजिए ये नंबर ऑफ कंपोनेंट है जो कि कनेक्टेड है एक रिपोजिटरी से। ठीक है जी, अब कोई भी कंपोनेंट आपस में कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो रिपोजिटरी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द रिपोजिटरी। उसके बाद है पाइप एंड फिल्टर। पाइप एंड फिल्टर में यही चीज़ बताया हुआ है कि प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग का मतलब है फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन होने के बाद हम पाइप के थ्रू कंपोनेंट को मतलब जो उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो यही हमारा राइट ऑप्शन था, जो फ्लो करेंगे, डाटा को फ्लो करना है हमें फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। ठीक है जी। उसके बाद है लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर्ड आर्किटेक्चर में यहाँ पर देख रहे हो आप, लेयर की फॉर्म में बनाया हुआ है। तो लेयर की फॉर्म में जब कभी भी हमें कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी है तो लेयर की फॉर्म में हम कर सकते हैं। तो वहाँ पर लेयर की फॉर्म में करना है तो लेयर्ड आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे हम। तो इस टाइप से मैंने चारों को डायग्रामेटिकली आपको समझाया है कि क्या 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 मीनिंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाइप एंड फिल्टर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 146। इसमें एक्सेल में पूछा हुआ है 146 में कि एक्सेल 2007 के अंदर कौन सा ऐसा ऑप्शन है होम टैब इन क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्या हमारा आता है, कौन सा इनमें से फाउंड होता है हमारे पास। तो आप देख सकते हो मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। एक्सेल के अंदर आप 2007 को ओपन करोगे तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा होम के अंदर ये क्लिपबोर्ड होता है। होम ये रहा हमारा, होम के अंदर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्लिपबोर्ड है। ठीक है, ये सिंबल होता है क्लिपबोर्ड का हमारा। तो इस क्लिपबोर्ड के अंदर क्या क्या होता है, देखिए ये जो बॉक्स है ये क्लिपबोर्ड का बॉक्स है, ये पूरा का पूरा बॉक्स। तो इसमें आप देख सकते हो क्या क्या ऑप्शन है, पेस्ट है, कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, जो भी चीज़ मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ABC और मैं यहाँ पर लिखा हुआ है XYZ, तो मैं चाहता हूँ ये ABC का जो फॉर्मेट है वो एज इट इज़ इसका हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। तो सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं स्क्रॉल यू कैन से छोड़ दूंगा। छोड़ते ही हमारा जो XYZ है इसका जो भी फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी होगी वो एज इट इज इसकी हो जाएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ द फॉर्मेट पेंटर। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में क्या था, होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप जो है उसमें क्या कौन सा ऑप्शन फाउंड होता है। तो फॉर्मेट पेंटर हमारा फाइंड आउट होता है। शॉर्ट एंड फिल्टर, मर्ज सेंटर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये किसी और ऑप्शन में होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है नंबर सिस्टम के अंदर। देखिए नंबर दिया हुआ है डेसिमल, डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, बाइनरी में। देखिए सारे के चारों के चारों ऑप्शन बाइनरी में है। तो पहले हम पॉइंट से पहले वाला पार्ट कर लेते हैं 34। जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 34 को हम डिवाइड करेंगे किसके बेस से, जो भी बेस में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 17 आ जाएगा। जो रिमाइंडर है वो कितना बच गया, 1, सॉरी रिमाइंडर बच गया हमारा 0। क्लियर। 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना है 2। 2 से फिर डिवाइड करेंगे 4, रिमाइंडर कितना आ गया 0। 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 0। ठीक है जी। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ध्यान रखना इस 1 को भी हम काउंट करेंगे। इसको 1 इसलिए लिखते हैं कि 2 से फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्रॉस लिख देंगे और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे हम तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0।
ठीक है जी। ये कहाँ पर मैच कर रहा है, पॉइंट से पहले ये वाला मैच कर रहा है और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है, और बाकी चेक करना ही नहीं है, टाइम बचाना है, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जब एक ही मैच कर रहा है तो हमें पॉइंट के बाद चेक नहीं करना है। ठीक है, वैसे यही आएगा आएगा यही करके देख लेना आप। 0.36 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ठीक है, 2 6 जा कितना आ जाएगा 12, 2 3 जा 6 दैट इज 7। तो यहाँ पर वैल्यू कितने आ गई 0, तो 0 लिख लेंगे यहाँ पर। ये यहाँ आ जाएगा 0.72 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो ये आ जाएगा 1.44। ये 1 यहाँ लिख देंगे हम। अगेन 0.44 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 0.88, तो ये 0 यहाँ लिख देंगे। आप देखते जा रहे हो लेफ्ट टू राइट हम लिखते जाएंगे 0 1 0। देखिए मैच करता जा रहा है हमारा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा ऐसा फेज या एक्टिविटी है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग जो कि नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, फिजिबिलिटी स्टडी ये भी हमारा होता है, रिक्वायरमेंट एलिगेशन भी हमारा होता है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन भी हमारे, ये तीनों के तीनों हमारे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का पार्ट है। सिर्फ कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन ये हमारा नहीं होता, और इसने नहीं ही पूछा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंक्रोनाइजेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिंक्रोनाइजेशन वाला पार्ट है जो हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। कौन सा ऐसा पार्ट है जो रिलेट नहीं करता है। ठीक है जी, तो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी हमारी होती है। ठीक है, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम सिंक्रोनाइजेशन में हम यूज करते हैं, रीडर राइटर भी यूज करते हैं, डायनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम भी हम यूज करते हैं। अगर किसी ने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट भी देखा है, सिलेबस भी देखा है, तो भी आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, ये तीनों के तीनों हमारे सिंक्रोनाइजेशन के मेथड है। मगर बैलेडी एनोमली जो कि हमारा पेज रिप्लेसमेंट में यूज होता है, ना कि सिंक्रोनाइजेशन में। ठीक है जी, तो ये पेज रिप्लेसमेंट में एक टेक्निक होती है हमारी फिफो, उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है बैलेडी एनोमली प्रॉब्लम। ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम अराइज इन द फिफो पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं बैलेडी एनोमली। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। क्लियर, तो ये हमारा सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा एस्टेट 2019 का सॉल्यूशन मैंने 1 बाय 1 कराया, उसका लास्ट क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट वो है हमारा। दो डिवाइस दे रखे हैं जिसका नाम है ए एंड बी, वीडियो गेम में हम प्ले करते हैं। तो पहला ए, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ हैंडल ऑन ए बेस एंड बटन फॉर प्रिजर्विंग प्रेसिंग एंड रिवॉल्विंग। सेकंड है वाइल वीडियो गेम आर प्लेड, ठीक है, यूजिंग बी होल्डिंग इन बोथ द हैंड एंड मूविंग इट टू द एयर दैट और दैट साइड, दिस और दैट साइड, मोस्ट सुटेबल नेम फॉर ए एंड बी। ए की डेफिनेशन दे दी इसने, बी की डेफिनेशन दे दी। अब इसने पूछा ए जो है वो कौन सा सुटेबल नेम है वीडियो गेम में जब हम प्ले करते हैं, और बी जो है वो कौन सा सुटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए में हैंडल यूज किया हुआ है। हैंडल हम जो यूज करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जॉयस्टिक, लाइट पेन, गेम पैड। ये लाइट पेन, गेम पैड और गेम पैड इसमें यूज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जॉयस्टिक में हम हैंडल यूज करते हैं, जिसमें हम बेस से जुड़ा होता है वो हैंडल, और वहाँ पर हम प्रेसिंग और उस टाइप से यूज कर सकते हैं। तो जॉयस्टिक के साथ जॉयस्टिक और किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो राइट आंसर आपका 1 ही हो जाएगा, क्योंकि जॉयस्टिक के साथ गेम पैड है, और गेम पैड में हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं बोथ द हैंड्स एंड मूविंग इन द एयर। तो इस टाइप से गेमिंग के लिए यूज करते हैं हम जॉयस्टिक एंड गेम पैड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट होंगे। ठीक है जी, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मैं वीडियो को लाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।